गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल अपन स्थिर वैद्युतिकी के बारे में कहाँ तक पहुँच गए थे? अपन ने आवेशन की विधियाँ देखी थी। आवेशन की 3 विधियाँ थी। उसमें पहली विधि का क्या नाम था? घर्षण द्वारा आवेशन। और जो दूसरी विधि है उसका क्या नाम था? संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन। और जो तीसरी विधि थी उसको अपन ने देखा था प्रेरण द्वारा आवेशन। और जो पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन है उसको अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया था, घर्षण द्वारा आवेशन। अब अपन जो 2 नंबर स्थिति है, क्या है 2 नंबर स्थिति? आवेशन की जो दूसरी विधि है उसका क्या नाम है? संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन। संपर्क को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कांटेक्ट। और चालन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट या फिर कंडक्शन। अब संपर्क और चालन द्वारा आवेशन में देखो क्या लेते हैं अपन, एक ए वस्तु ले लेते हैं और इस ए वस्तु के ऊपर अपन आवेश जो है वो क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। जो दूसरी वस्तु बी है उसके ऊपर जो आवेश की स्थिति है उसको अपन क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं अपन? संपर्क करवाते हैं। इसके ऊपर आवेश की स्थिति कितनी है? Q। और इस पे आवेश का जो मान है वो कितना है? 0। ये वस्तु A और ये वस्तु B। तो संपर्क और चालन द्वारा आवेशन में क्या कहता है? संपर्क में आने के पश्चात अगर दोनों वस्तुओं को वापस अलग करेंगे, ये यहां पे संपर्क में है, टच करवा दी दोनों वस्तुओं को, और फिर दोनों वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया? वापस अलग अलग कर दिया। तो क्या होगा? संपर्क में आने के पश्चात इन दोनों के ऊपर जो आवेश होगा वो बराबर मात्रा में आ जाएगा। तो बराबर मात्रा में आवेश ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया? इस Q को और इस 0 को ऐड किया और 2 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो A पर आवेश का मान कितना आ गया? Q/2। और इसके ऊपर भी आवेश का मान क्या आ गया? Q/2। ये वस्तु क्या है? आवेशित है। ये जो दूसरी वस्तु है वो क्या है? अनावेशित है। या फिर अपन ये कह सकते हैं ये क्या है? उदासीन है। दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, ए वस्तु ले लें, एक वस्तु बी ले लें। ये वस्तु क्या है? आवेशित है। और इस बार ये वस्तु भी मैंने क्या ली? आवेशित ले ली। इस वस्तु के ऊपर जो आवेश की स्थिति है वो अपन ने क्या ले ली? Q ले ली। और इस वस्तु के ऊपर जो आवेश की स्थिति है वो मैंने क्या ले ली? 3Q ले ली। दोनों वस्तुओं को मैंने क्या करवाया? संपर्क करवाया, कांटेक्ट करवाया दोनों वस्तुओं का। ये A वस्तु, ये B वस्तु, और फिर दोनों वस्तुओं को वापस क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। दोनों वस्तुओं को वापस क्या कर दिया? अलग अलग। यहां पर ये वस्तु आवेशित थी, ये अनावेशित है। यहां पर ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। दोनों को क्या करवा दिया? संपर्क करवा दिया। तो संपर्क और चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है? जो आवेश होता है तो इस पर आवेश कितना है? Q। और इसके ऊपर आवेश कितना है? 3Q। Q को और 3Q को ऐड कर दिया और 2 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। भाग देते ही यहां पर स्थिति कितनी आ गई? A पर 2Q और यहां पर भी 2Q। ये A और ये B। अब देखो हमें क्या ध्यान रखना है? यहां पर संपर्क और चालन द्वारा आवेशन में क्या स्थिति है कि आवेश की स्थिति बराबर होगी? तब यहां पर मैं लिख रहा हूं A और जो B वस्तु है उनका जो आकार है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तभी ये आवेश की जो स्थिति होगी वो बराबर होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर A और B दोनों का आकार समान नहीं होगा तो यहां पर जैसे अपन ने जो ऐड करके 2 से डिवाइड किया है वो नहीं होगा। कब होगा?
जब आकार दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो यहां से क्या परिभाषा बन जाएगी, देखो अपन एक वस्तु आवेशित लेते हैं, एक वस्तु अनावेशित लेते हैं। अनावेशित की जगह अगर आवेशित भी लें, शर्त क्या होनी चाहिए, आकार क्या है, समान हो। समान होने पर दोनों वस्तुओं के ऊपर, दोनों वस्तुएं ये ए और बी, ये ए और बी, आवेश क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहां पर भी कितना आ गया, Q/2, यहां पर भी कितना आ गया, Q/2, यहां पर भी क्या आ गया, Q/2Q, और यहां पर क्या आ गया, 2Q। तो परिभाषा क्या बनेगी, जब एक आवेशित वस्तु को, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु या फिर आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, और अपन क्या कहेंगे, दोनों वस्तुओं का आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जो आवेश होगा दोनों वस्तुओं के ऊपर संपर्क कराने के पश्चात, यदि दोनों वस्तुओं को अपन क्या कर देंगे, वापिस अलग अलग करेंगे, तो जो आवेश की मात्रा है वो दोनों पर क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ये किसकी स्थिति है, संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन की स्थिति है। अब अपन क्या करते हैं, एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो क्या है एग्जाम्पल। एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है और एक वस्तु सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो वस्तु है, ए वस्तु पर जो आवेश है वो Q है, जो बी वस्तु है उसके ऊपर भी आवेश की जो स्थिति है वो क्या है, Q है, और जो तीसरी वस्तु है उसके ऊपर आवेश की जो स्थिति है वो क्या है, शून्य है। कहने का अर्थ है ये वस्तु आवेशित है, दूसरी वस्तु भी आवेशित है, और जो तीसरी वस्तु है वो क्या है, उदासीन है। अब अपना जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, दो आवेशित वस्तुएं जिन पर जो आवेश है वो समान है, दोनों का आकार क्या है, समान है। ये जो सी वस्तु है पहले ए के संपर्क में लाई जाती है, उसके पश्चात ये जो सी वस्तु है वो बी के संपर्क में लाई जाती है, और हमें बताना क्या है, ए वस्तु के ऊपर और बी वस्तु के ऊपर और जो सी वस्तु है इन तीनों के ऊपर आवेश की स्थिति बतानी है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, ए को पहले किससे टच करवाया, किससे संपर्क करवाया, सी से संपर्क करवाया। तो अपन क्या करते हैं, जो ए वस्तु है और ये जो सी वस्तु है इन दोनों को क्या करवाते हैं, संपर्क करवाते हैं। तो इस पे आवेश कितना है, Q, और इसके ऊपर आवेश कितना है, शून्य है। दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, संपर्क हो गई। संपर्क होने पर जो आवेश होगा वो क्या आ जाएगा, बराबर। और दोनों वस्तुओं को वापस क्या कर रहे हैं अपन, अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग करने के पश्चात आप देखो ये जो ए वस्तु है और ये जो बी वस्तु है, ये ए और ये बी को नहीं, सी को, ये सी। तो यहां पर स्थिति कितनी आ गई, Q/2, और यहां पर भी कितनी आ गई, Q/2। पहले सी वस्तु उदासीन थी और संपर्क करवाई किससे, ए से, सी से संपर्क करवाते ही क्या स्थिति आ गई अपने पास, Q/2 आ गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, जो सी है इस सी वस्तु को किसके संपर्क में लेके आता है, बी वस्तु के संपर्क में लेके आता है। तो अपन क्या करते हैं, ये रही अपने पास बी वस्तु और ये सी पर अब आवेश कितना आ गया, Q/2। बी पर आवेश कितना है, Q/2, संपर्क में लेके आ गए, आवेश कितना हो जाएगा, Q + Q/2 / 2। क्या स्थिति आ गई, ऊपर स्थिति आ गई 3Q/2 / 2। अब दोनों वस्तुओं को वापस क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये B और ये C, 3Q/2 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3Q/4, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 3Q/4। तो A पर आवेश कितना आ गया, Q/2, B पर आवेश कितना आ गया, 3/4 और Q, और C पर जो आवेश है वो कितना आ गया, 3Q/4। तीनों वस्तुओं के ऊपर वापिस अपन ने आवेश की स्थितियां बता दी। वापिस रिपीट कर देते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, दो वस्तुएं हैं A और B, दोनों वस्तुओं पर जो आवेश है वो हमें दिया हुआ है Q। एक उदासीन वस्तु C क्या करते हैं, पहले A के संपर्क में लेके आते हैं, फिर B के संपर्क में लेके आते हैं। वो कह रहा है A, B और C पर क्या बताइए, आवेश की स्थिति। पर उस प्रश्न में वापिस हिंट है, क्या है, जो तीनों वस्तुएं हैं उन तीनों वस्तुओं का जो आकार है वो क्या है, समान है, सर्वसम है।
ये उस प्रश्न में हमें हिंट ढूंढनी है। अगर आकार समान नहीं होगा तो अपन बराबर स्थिति नहीं कह सकते। वापिस क्या है ये? संपर्क या फिर चालन द्वारा आवेशन। ये अपन ने दूसरी विधि, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु या आवेशित वस्तु के संपर्क में लेके आते हैं। शर्त होनी चाहिए आकार क्या है? समान है, तो दोनों वस्तुओं के ऊपर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। ये अपन ने पहली स्थिति देख ली, ये अपन ने दूसरी स्थिति देख ली और ये अपन ने तीसरी स्थिति देख ली। अब अपन क्या करते हैं, जो तीसरी स्थिति है आवेशन की वो देखते हैं। आवेशन की जो तीसरी स्थिति है वो क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करेंगे? देखो, अपन ने आवेशन की 3 विधियां पहली भी देख ली, दूसरी भी देख ली। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो तीसरी विधि है क्या कहेंगे उसको? इंडक्शन। प्रेरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडक्शन। देखो, जो तीसरी विधि है वो क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चार्जिंग बाई इंडक्शन। प्रेरण का क्या अर्थ होता है? प्रेरण का अर्थ होता है बिना स्पर्श के। प्रेरण का क्या अर्थ होता है? बिना स्पर्श के। अब प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा क्या होगी? प्रेरण द्वारा आवेशन में अपन क्या करेंगे? 2 वस्तु लेंगे, एक वस्तु और एक दूसरी वस्तु। जिस वस्तु को हमें आवेशित करना है, जिस वस्तु को हमें आवेशित करना है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेरित वस्तु। और जिस आवेशित वस्तु की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक वस्तु। ये पहले से आवेशित रहती है और ये जो है वो क्या रहती है? उदासीन। ये चालक भी हो सकती है, अचालक भी। उदासीन है तो जितने धनावेश की स्थिति होगी उतनी ही ऋणावेश की स्थिति होगी। वापिस, प्रेरण का अर्थ होता है बिना स्पर्श के। दिखाई दे रही है ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करवा रही। पहली वस्तु जो पहले से आवेशित है उसको क्या कहेंगे? प्रेरक वस्तु। और जो दूसरी वस्तु जिसे हमें आवेशित करना है उसे अपन क्या कहेंगे? प्रेरित वस्तु। उदासीन है, उदासीन का क्या अर्थ है? जितने धनावेश है उतने ही क्या है? ऋणावेश है। अब इस स्थिति को अपन क्या करते हैं? एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अब जो उदाहरण है वो क्या है? एक अपन चालक गोला लेंगे, एक चालक गोला, और उसको अपन क्या करेंगे? बिना छुए ही, प्रेरण का क्या अर्थ बताया था? बिना स्पर्श के, बिना छुए ही क्या कर देंगे? आवेशित कर देंगे। तो सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं? एक चालक गोले की स्थिति लेते हैं। ये चालक गोला, इसको अपन ने क्या कर दिया? कौन से स्टैंड के ऊपर? कुचालक स्टैंड के ऊपर। कुचालक स्टैंड के ऊपर क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। ये कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड ये क्या है? एक चालक गोला, और ये पहले से क्या है? उदासीन है। इसको हमें क्या करना है? या तो धनावेशित बनाना है या फिर ऋणावेशित बनाना है। या तो क्या बनाना है? धनावेशित, या फिर क्या बनाना है? ऋणावेशित। अब एक बार ये मान लेते हैं, अपन क्या करते हैं? इस चालक गोले को ऋणावेशित बनाते हैं। तो ऋणावेशित बनाने के लिए ये तो अपना चित्र नंबर 1 हो गया। अब अपन क्या करते हैं? चित्र नंबर 2। अब ये जो उदासीन वस्तु है इसको क्या कहेंगे अपन? प्रेरित वस्तु कहेंगे। इसको अपन ने कुचालक स्टैंड के ऊपर व्यवस्थित कर रखा है। इसके ऊपर जितने धनावेश हैं उतने ही क्या है? ऋणावेश हैं, क्योंकि ये पहले से क्या है? उदासीन। अब अपन क्या करते हैं? एक आवेशित छड़,
कांच की ले ले, क्योंकि कांच के ऊपर आवेश की जो स्थिति है वो अपन ने सारणी में देखा है धनावेश की। तो यहां पर ये क्या है, एक धनावेशित छड़ है। अब इस धनावेशित छड़ को क्या कहेंगे, प्रेरक वस्तु कहेंगे। और जो प्रेरित वस्तु है ये है, इसको अपने को क्या बनाना है, हमें क्या करना है, इसे ऋणावेशित बनाना है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर ऋणावेशित बनाना है इसको तब तो अपन धनावेशित छड़ लेंगे, और यदि इसे धनावेशित बनाना है तो इसे अपन क्या लेंगे, ऋणावेशित लेंगे। अब यहां पर जितने धनावेश है उतने ही क्या है, ऋणावेश। अब ये प्रेरण होगा, प्रेरण आकर्षण प्लस किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ऋणावेश को। तो इस चालक गोले में जितने ऋणावेश हैं वो तो इस साइड आ जाएंगे। कहने का अर्थ है किस साइड आ गए, प्रेरक वस्तु की पास आ गए। यहां पर कौन से बल के कारण, आकर्षण बल के कारण। और यहां पर जो धनावेश हैं वो क्या होंगे, दूसरी ओर। कहने का अर्थ है ये तो इसके पास और ये इससे दूर। ये किसका काम कर रही है, ये काम कर रही है प्रेरक वस्तु का, और ये किसका काम कर रही है, प्रेरित वस्तु का। तो जो धनावेशित छड़ है उसके पास वाला जो फलक है वो तो क्या हो गया, ऋणावेशित, और उससे जो दूर वाला फलक है वो क्या हो गया, धनावेशित। अब अपन क्या करते हैं, इस धनावेशित वाले भाग को क्या करते हैं, एक चालक तार की सहायता से क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तीसरी स्थिति, ये चित्र नंबर अपना क्या हो गया, सेकंड। ये कुचालक स्टैंड, क्या किया अपन ने, ये जो धनावेशित स्थिति है इसको क्या किया, एक चालक तार की सहायता से, एक चालक तार की सहायता से क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित करते ही यहां से जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस धनावेश को क्या कर देगा, उदासीन, फिर और उदासीन। ये चारों जो स्थितियां हैं वो क्या हो जाएगी, उदासीन। ऐसा नहीं होगा कि जो धनावेश है वो चालक तार की सहायता से भूमि के अंदर जाएंगे। क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इन धनावेश को क्या करते रहेंगे, उदासीन करते रहेंगे। उदासीन करने के पश्चात ये अपना कौन सा चित्र हो गया, चित्र नंबर 3। ये अपनी जो धनावेशित छड़ है वो अपनी जगह ही है, और लास्ट में अपन ये सारे धनावेश कहाँ चले जाएंगे, भूमि के अंदर। अब जैसे ही ये चले गए तो अपने पास चित्र नंबर 4, ये जो ऋणावेश की स्थिति है 1, 2, 3 और 4, धनावेश तो भू संपर्कित करने से हट जाएंगे। अब क्या करते हैं अपन, ये जो प्रेरित वस्तु, सॉरी जो धनावेशित छड़ है इसको क्या करेंगे, अपन हटा लेंगे। यहां से ये जो छड़ है इस छड़ को हटा लेंगे। हटाते ही ये जो ऋणावेश हैं इस चालक गोले के ऊपर समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा। अपना प्रश्न क्या था, हमें क्या करना था, चालक गोले को क्या बनाना था, ऋणावेशित बनाना था। तो हमारा जो चालक गोला है वो अंत में क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। वापिस रिपीट करता हूं, अपना प्रश्न क्या है, अपना प्रश्न है एक चालक गोले को बिना छुए, बिना स्पर्श के क्या बनाना है, ऋणावेशित बनाना है। तो ऋणावेशित बनाने के लिए ये चित्र नंबर 5, ये चित्र नंबर 4, यहां तक अपने पास जो छड़ थी वो थी, और अंत में इसको क्या कर लेंगे, अपन हटा लेंगे। देखो हमें क्या करना है, ऋणावेशित बनाना है। अपन ने क्या किया, एक चालक गोला लिया जो क्या है, पहले से उदासीन है, उसको क्या कर रखा है, कुचालक स्टैंड के ऊपर रख रखा है। अब देखो कुचालक स्टैंड के ऊपर इसलिए रख रखा है क्योंकि कुचालकों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये चालक होता तो जो आवेश की स्थिति है वो भूमि के अंदर चली जाती, इसलिए यहाँ पर कुचालक स्टैंड लिया गया है। फिर अब चालक गोला है, पहले से क्या है, उदासीन। उदासीन का क्या अर्थ है, जितने धनावेश है 1, 2, 3, 4 ले रखे हैं, उतने ही मैंने क्या दर्शा रखे हैं,
ऋणावेश दर्शा रखे हैं, तो क्या हो गया, उदासीन। इस वस्तु को क्या कहते हैं, मैंने पहले बता दिया, जिस वस्तु को ऋणावेशित या धनावेशित करना है उसको क्या कहते हैं, प्रेरित वस्तु। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेरित वस्तु। और जिसकी सहायता से किया जाता है उसको क्या कहेंगे, प्रेरक वस्तु। प्रेरक वस्तु को अपन ने क्या किया, चालक गोले के पास लेके आए। तो हम क्या देखते हैं, कौन से बल के कारण, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस। प्लस किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहाँ पर जो धनावेश और ऋणावेश की स्थिति है उनमें से किसको, ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो प्रेरक वस्तु है उसके पास वाला जो फलक है वो तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और जो दूर वाला फलक है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित। अब अपन क्या करते हैं, जो धनावेशित वाला पार्ट है उसको एक चालक तार की सहायता से क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। भू संपर्कित करते ही पृथ्वी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इन धनावेश को, ऐसा नहीं होगा ये धनावेश नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे से आकर इनको क्या करते रहेंगे, उदासीन करते रहेंगे। ये चारों स्थितियाँ उदासीन होगी। अब इसके ऊपर क्या बचे, 4 ऋणावेश की स्थितियां दिखाई दे रही है। तो मैंने 4 ऋणावेश की स्थितियां, और ये अपनी क्या है, धनावेशी छड़। अब जैसे ही छड़ को हटाएंगे तो छड़ को हटाते ही ये जो 1 2 3 4 हैं वो समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। किसके ऊपर, चालक गोले के ऊपर। तो जो अपना चालक गोला था वो क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो अपन ने क्या किया, वस्तु को बिना छुए ही क्या कर दिया, ऋणावेशित बना दिया। अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन की परिभाषा क्या होगी। अब यहीं से अपन सारी परिभाषा बनाएंगे। क्या होगी परिभाषा, देखो पहले अपन ने क्या की, एक वस्तु ली जो पहले से क्या है, आवेशित है। तो अपनी पहली लाइन क्या हो जाएगी, जब किसी आवेशित वस्तु की सहायता से, जब किसी आवेशित वस्तु की सहायता से उदासीन वस्तु, ये उदासीन है, उदासीन वस्तु को पास लाया जाता है, संपर्क नहीं करवा रहे, पास लाया जाता है। तो हम क्या देखते हैं, प्रेरक वस्तु के पास वाला जो भाग है वो तो क्या हो जाता है, ऋणावेशित, और जो दूर वाला भाग है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ये घटना ही क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब देखो यहाँ पर छोटे प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं, मेन एग्जाम में तो नहीं आते पर कंपटीशन में देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न आता है। देखो पहला प्रश्न, इस पर जो आवेश है वो मैंने क्या मान लिया, Q डैश मान लिया। इस Q डैश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो प्रेरित वस्तु है इस प्रेरित वस्तु पर जो आवेश का मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे। Q डैश का जो मान है वो Q, ये Q क्या है, ये इसका जो प्रेरक वस्तु है उसका आवेश, -1/K। K को क्या कहेंगे, K को क्या कहेंगे, K को कहेंगे पैराविद्युतांक। इसकी बात अपन इसी पार्ट में आगे करेंगे। ये जो प्रेरित वस्तु है इसके ऊपर जो ये आवेश आ रहा है Q डैश, इस Q डैश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। क्या है फॉर्मूला, Q डैश इक्वल टू -1/K। K को क्या कहेंगे, पैराविद्युतांक। अब अपन क्या करते हैं, जो पैराविद्युतांक है उस पैराविद्युतांक का अधिकतम मान देखते हैं। इसका जो अधिकतम मान है वो होता है अनंत, और जो न्यूनतम मान है वो होता है 1। अर्थात कहने का अर्थ है इस K का जो मान है वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है और इन्फिनिटिव से कम भी हो सकता है। दूसरी स्थिति या तो 1 होगा या फिर 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 से कम नहीं होगा, किसका मान, K का मान। K का जो मान है वो 1 से कम नहीं होगा, 0.9 नहीं हो सकता, 0.8 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 999 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये पैराविद्युतांक की स्थिति है, ये हमें ध्यान रखनी है। आगे हम मान भी याद करेंगे 2। K क्या है, पैराविद्युतांक, और पैराविद्युतांक का मान अनंत हो सकता है, अनंत से कम, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है, यहां से भी प्रश्न आता है। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो वस्तु आपको उदासीन वस्तु थी जिसको आपने क्या किया, ऋणावेशित किया, किसकी सहायता से, प्रेरक वस्तु की सहायता से। अब एक बार अपन मन में इस आवेश का जो मान है वो क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो इस वस्तु के ऊपर जो आवेश है वो 100 हो सकता है, पर कभी भी 101, 200, 300 ये नहीं हो सकता, 99 हो सकता है, 90 हो सकता है। कहने का क्या अर्थ है, जो प्रेरित वस्तु है उस पर जो आवेश का मान है वो प्रेरक वस्तु से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है या फिर कम हो सकता है। अब अपना वापस प्रश्न पुटअप होता है कि बराबर कब होगा, ये जो 100 है और यहां पर भी 100 लिया, अब ये 100 कब होगा, जब किसकी स्थिति, ये जो अपन प्रेरित वस्तु ले रहे हैं ये क्या हो, चालक हो। क्या हो, चालक। चालक मतलब धातु हो, मेटल हो। अगर मेटल होगी तो अगर इसके ऊपर चार्ज कितना है, 200 है,
तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना आएगा, 200 ही आएगा। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा अगर ये 200 है तो यहाँ पर कितना आ जाए, 300 आ जाए। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, यहाँ से कंपटीशन में प्रश्न आता है, क्या आता है, ये जो प्रेरित वस्तु है क्या इस पर आवेश का मान इस प्रेरक वस्तु से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। वापिस प्रश्न पुटअप होता है कि बराबर कब होता है, बराबर कब होगा, जब स्थिति क्या होगी, मेटल होगी, धातु होगी। और वापिस एक प्रश्न वापिस छोटा क्या है, इस पर जो आवेश का मान है वो कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, -q1 - 1/k। k क्या है, पराविद्युतांक, ये q क्या है, ये q है प्रेरक जो वस्तु है उस पर आवेश, जो q डैश है वो क्या है, जो प्रेरित वस्तु है उस पर आवेश की स्थिति। ये किसकी स्थिति अपन ने देख ली, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण का क्या अर्थ होता है, बिना स्पर्श के। तो अपन ने क्या किया, वापिस परिभाषा क्या होगी, एक आवेशित वस्तु ले ली जिसको अपन क्या कहेंगे, प्रेरक, और जो उदासीन है उसको क्या कह दिया, प्रेरित, और इसको क्या कर देंगे अपन, धनावेशित भी कर सकते हैं और ऋणावेशित भी कर सकते हैं। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आपको खुद को करना है, 2 चालक गोले लेने हैं और उन दोनों चालक गोलों को बिना छुए एक को धनावेशित करना है और एक को ऋणावेशित। अगर फिर भी नहीं आए तो कल अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरा देखेंगे इसका। अब अपन ने क्या देख लिया, आवेशन की जो 3 विधियां हैं, आवेशन की तीनों विधियां, पहली कौन सी थी, वापिस रिपीट कर रहे हैं, पहली कौन सी थी, पहली थी घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी कौन सी थी, चालन या फिर संपर्क द्वारा आवेशन, और जो तीसरी है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों को अपन ने एकदम डीप में जाकर भी देख लिया। अगर कोई कंपटीशन का भी प्रश्न आता है तो इससे हटकर नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं आवेश के गुणधर्मों की, आवेश के गुणधर्मों की। आवेश के टोटल कितने गुणधर्म होते हैं, 3 गुणधर्म होते हैं। आवेश के गुणधर्म, आवेश के मूलभूत 3 ही गुणधर्म होते हैं। वैसे अपन देखेंगे बहुत सारे होते हैं, पर अगर एग्जाम में आ जाए तो आवेश के मूलभूत 3 ही गुणधर्म होते हैं। पहला क्या है, पहला है आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, और जो तीसरा है वो क्या है, आवेशों की योज्यता। क्या है, आवेश के गुणधर्म। आवेश के मूलभूत कितने गुण हैं, 3। वैसे तो कहने को अपन बहुत सारे गुणधर्म बना सकते हैं, 10 के आसपास बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं, पर अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको यही लिखने हैं। आवेश के मूलभूत 3 गुणधर्म है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण का नियम और आवेशों की योज्यता। अब सबसे पहले अपन जो आवेश का क्वांटीकरण है उसको देखते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब इसमें एक शब्द आ रहा है क्वांटी। क्वांटी का अर्थ है क्वांटा। अब क्वांटा किसे कहेंगे, आवेशों का जो क्वांटीकरण है उसमें हमें एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, Q बराबर +- E। अब जो यहां पे N दर्शाया गया है वो किसे बता रहा है, N बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, और जो E है वो क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश या फिर प्रोटॉन पर आवेश। तो इस E का हमें ये मान भी याद रखना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, जो अपन ने 11th में 10th में बहुत पहले भी याद किया है। प्लस माइनस, प्लस कब होगा जब प्रोटॉन की स्थिति, और माइनस कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति। अब देखो आवेशों के क्वांटीकरण में क्या कह रहा है, अगर कोई वस्तु पहले से आवेशित है, जैसे ये पेन ले लेते हैं अपन, मैंने ये मान लिया ये पहले से आवेशित है, तो इस पर जो आवेश का मान होगा
वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसका सदैव और सदैव क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ये जो n है, n किसे फॉलो कर रही है, नंबर को। n का मान 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। n का मान ऐसे नहीं आएगा 1.1 2.2 2/3 1/2, n का ये मान नहीं हो सकता। कहने का क्या अर्थ है, अगर इसके ऊपर आवेश की स्थिति आएगी तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो सकती है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 हो सकती है। आप कहने का कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप जो 16 की टेबल है वो ध्यान रखो, 16 32 48 ऐसे, ताकि आप आराम से कोई भी प्रश्न आए उसको आप इजी वे में कर पाओ। अब इसको अपन एक न्यूमेरिकल की सहायता से और ज़्यादा समझते हैं। वापिस क्या बता रहा हूँ, अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस पर जो आवेश होगा, या तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश या फिर प्रोटॉन पर आवेश, वो क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। क्या होगा, पूर्ण गुणज। n का जो मान है वो 1 2 3 4 5। अब अपना यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्या है कि एक वस्तु पर जो आवेश का मान है, एक वस्तु पर जो आवेश का मान है, क्या 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो सकता है। प्रश्न क्या है, एक वस्तु पर आवेश का मान 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो सकता है। ये अपना प्रश्न है। वस्तु कोई भी हो, चालक या फिर कुचालक। ये अपने को, अब देखो आवेश का मान, तो आवेश Q का जो मान है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हमें किसका मान चाहिए, n का। तो n के आगे अपन ने क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अपना सूत्र क्या होता है, Q बराबर n और E। क्या करते हैं, Q की जगह मान रख देते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और कूलाम। n का मान हमें ज्ञात करना है। E का जो मान है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और कूलाम। इस पूरे पद को पकड़ते हैं और पकड़कर इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं। क्या आ गई, n इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और यहाँ पर कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल, 1.6 3.2, स्थिति कितनी आ गई, 2 आ गई, पूर्ण संख्या आ गई। अर्थात ऐसी स्थिति अपने पास हो सकती है। अब अपन दूसरी स्थिति वापस रिपीट कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, एक वस्तु पर आवेश का मान 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम हो सकता है। अपन क्या किया, अपना जो फॉर्मूला है Q बराबर NE, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अपन ने क्या किया, अपने फॉर्मूले में पुटअप किया और पुटअप करके अपने जो n का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। अगर गलती से कोई ऐसे मान दे देता जहां पर आपके पास n का मान 3/2 आता, तो अपना आंसर क्या होता, इस वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान है वो इतना नहीं हो सकता। कब, जब ये पॉइंटों में आ जाए। कब, जब ये क्या आ जाए, पॉइंटों में 1/2 आ जाए, 3/4 आ जाए, ये स्थिति। तो ये अपन ने पहला एग्जाम्पल देखा, किसका, आवेशों के क्वांटीकरण का पहला एग्जाम्पल देखा। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, Q बराबर N और E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या फिर प्रोटॉन पर आवेश। जो E है उसका मान हमें याद रखना है। E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और कूलाम। अब वापिस एक दूसरा प्रश्न लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु है A जो पहले से आवेशित है, वो क्या कह रहा है, इससे हमें 500 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कितने, 500 इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में क्या निकाल रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन। पहला प्रश्न ये पुटअप कर रहा है, ए वस्तु की प्रकृति बताओ आप, ए वस्तु धनावेशित होगी या फिर ऋणावेशित। वापिस प्रश्न, जैसे ये पेन है, इस पेन के अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से हमें कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉन आप इसमें से निकाल लो। और निकालने के पश्चात वो ये कह रहा है इस पेन के ऊपर जो आवेश की स्थिति है उसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति का क्या अर्थ हो गया, ये धनावेशित हो जाएगा या फिर ऋणावेशित। याद करो कल अपन ने देखा था
अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है, तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित। और एक वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे, तो ग्रहण करने वाली वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो अपना पहला प्रश्न तो यहीं पे हमारे पास पता लग गया, वस्तु क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग कर रही है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, त्याग। त्याग करने पर वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया, वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। अब हमारे पास क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE। N क्या होते हैं, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होते हैं, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें किसकी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति दे दी, तो कहने का अर्थ है हमें N का मान दे दिया, कितना, 500। E का जो मान है वो हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अपन क्या करते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं। N का मान कितना है, 500, और E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्या किया, इस पॉइंट को हटाया, शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 16 को 50 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 800 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और कूलाम। आंसर हमेशा एक संख्या के बाद में दशमलव लगा के लिखना है। क्या करते हैं, 2 शून्य की स्थिति को हमें क्या करना है, गायब करना है। क्या आएगी स्थिति, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 19, आधार समान है, घाते क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितनी आ गई, 10 की पावर माइनस 17। क्यू का मान कितना आ गया, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17। पर इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु क्या हो रही है, धनावेशित हो रही है। वापिस रिपीट कर देते हैं, प्रश्न क्या है, एक वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात उस वस्तु के ऊपर आवेश का मान कितना होगा। एक वस्तु है, उसमें से 500 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के पश्चात उसके ऊपर आवेश का मान कितना होगा, और उस वस्तु की प्रकृति क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वस्तु की प्रकृति क्या हो जाएगी, वस्तु की प्रकृति हो जाएगी धनावेशित। और 500 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान है वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलाम आ जाएगा।